कहानी की शुरुआत एक रियाल्म के अंदर हीरो पार्टी के मेंबर से होती है, जो कई महीनों से लगातार लड़ रहे थे और आखिरकार कुछ काम बना कि डीमन लॉर्ड का धोने वाला हाथ काट दिया और उसे अभी के लिए भागना पड़ा क्योंकि वो यहाँ हग नहीं सकता था। सॉरी। गोडॉन नाम का बंदा थोड़ा डिसअपॉइंटेड है कि वो डीमन लॉर्ड को डायरेक्टली मार नहीं सके, लेकिन इतनी बड़ी इंजरी हमने दे दिया है कि वो जल्दी तो कोई नई अटैक लॉन्च नहीं करेगा। इसलिए वो सोचते हैं कि चलो फाइनली रेस्ट ले सकते हैं और घर वापस जा सकते हैं अपनी फैमिली से मिलने, क्योंकि ये लड़ाई तो जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा ही लंबी खिंच गई। ये इतनी लंबी थी कि एरिक जो बेबी सीट डाल के आया था उसका बच्चा भी हो गया है और गोडॉन भी वरीड है कि यार मेरी बेटी कहीं मुझे अब अंकल कह के ना बुलाए, भूली तो नहीं होगी ना मुझे। लेकिन लक उसके आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, वो हमेशा अपने ही रिसर्च की परवाह करता है, ना ही उसे कोई फैमिली शुरू करने की डिजायर है। लक आई एम विथ यू ब्रदर। लेकिन बाकी दोनों उससे बोलते हैं कि उसे भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का घर पर कोई इंतजार करने वाला होता है उनके बैटल जीतने, सरवाइव करने और सक्सेस सेलिब्रेट करने का मजा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन शायद उसकी ये डीप सजेशन मॉन्स्टर्स को पसंद नहीं आई, क्योंकि उसका बेटा तो रिश्तेदारों को बोलते रहता है एवी फुद्दू। तीनों के सामने डीमंस का अब एक मैसिव ओवरफ्लो आ जाता है और वो बिल्कुल हैरान है कि इन्हें देखे कि लड़े। उन्हें आइडिया ही नहीं था कि इतने सारे बच्चे होंगे। अब ऐसे जाना पॉसिबल नहीं था, तो गारोन और एरिक दोनों आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एरिक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। शायद इसी पल के लिए उसका कोई इंतजार करने वाला नहीं था, पर वो समझता है कि गोडॉन और एरिक की फैमिलीज उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और पहले की बैटल से थके होने के बाद अब ये बैटल सरवाइव करने का चांस बहुत कम है, तो वो कम से कम उन्हें घर पहुंचाना चाहता है, चाहे खुद पीछे रहना पड़े। वो एरिक और गोडॉन से कहता है कि यहाँ वो उस पे छोड़ के निकल जाएं, लेकिन दोनों सीधा इनकार कर देते हैं कि वो अपने दोस्त को बैकशॉट दे सकते हैं, लेकिन धोखा नहीं। तभी लक उन्हें याद दिलाता है कि डीमन लॉर्ड अभी भी डिफीट नहीं हुआ है। जब रिकवर करेगा तो काफी स्ट्रेंथ चाहिए उसे रोकने के लिए, जो अब बची नहीं है हमें, तो वो सब यहाँ नहीं मर सकते। गोडॉन लक की बात समझता है, लेकिन कहता है कि अगर हम साथ रहेंगे तो चांसेस तो बढ़ेंगे जीतने के। लक उसे याद दिलाता है कि उसके घर में एक बेटी है जिसका उसे ख्याल रखना चाहिए, वो उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, देख लूंगा सालों को। एरिक और गोडॉन फिर भी दोस्त को पीछे छोड़ के जाने से इनकार करते हैं। लक समझता है कि आखिर मेरे ही तो दोस्त हैं, ऐसे नहीं मानेंगे, तो वो अपनी मैजिक से एक पत्थर की दीवार क्रिएट करता है गुफा का एंट्रेंस सील करने के लिए। वो दीवार के उस तरफ से लक पर चिल्लाते हैं कि बेवकूफी वाला काम मत करो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि दूसरी तरफ से लक तो डीमंस के खिलाफ सीधा लड़ने भाग जाता है। अब कई दिन गुजरते हैं और लक लकली अभी तक सरवाइव कर रहा है और अपने लिमिट के करीब पहुंच गया है, और चीजें तो और भी खराब हो जाती हैं जब एक डीमन जनरल अचानक से उसे धप्पा करके पकड़ लेता है और उसकी माना ड्रेन टच स्किल से खींचना शुरू कर देता है। वो अपने एक टच से लक के माना रिजर्व्स का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया था और ऐसे लड़ते रहना पॉसिबल ही नहीं था। पर लक के पास एक लर्निंग स्किल है जो उसे कोई भी स्किल लर्न करने देती है जो उसके खिलाफ यूज की गई हो, तो वो ड्रेन टच कॉपी कर लेता है, कहते हुए कि मैं क्या लाडले मियाऊं, और जनरल से जितना हो सके एनर्जी खींच लेता है, जिससे वो डीमन जनरल डस्ट में बिखर जाता है। ड्रेन टच हासिल करने के बाद लक के सरवाइव करने के अब चांसेस काफी बेटर हो गए हैं, क्योंकि अब बैटल के बीच रिकवर करने का उसे तरीका मिल गया है और उसे इस चीज की जरूरत भी होगी, क्योंकि वो जानता है कि सामने से आ रही थेनोस की आर्मी से लड़ते रहना सदियां बीत जाएंगी। अब लक हफ्तों, महीनों, सालों तक बिना एक भी ब्रेक के लड़ता रहता है और इतने लंबे वक्त तक नीचे रहने के बाद उसका रिलेटिविटी ऑफ टाइम एंड स्पेस का सेंस भी खत्म हो गया था। जब भी उसकी एनर्जी लो होती वो एक डीमन पर ड्रेन टच करता है रिकवर करने के लिए, और जब भी नींद आती है खुद पर एक स्पेल मियां खलीफा कास्ट करता है ताकि बॉडी लड़ना जारी रख सके, चाहे वो नींद में भी क्यों ना हो। इस तरह वो इंसान कम और एक माइंडलेस किलिंग मशीन ज्यादा बन जाता है, जिसका एक ही मकसद है सारे डीमंस को खत्म करना। अब 10 साल बाद लक उस गोल के बहुत करीब भी पहुंच जाता है। डीमन की ज्यादातर आर्म फोर्सेस को वो खत्म कर चुका था और अब सिर्फ उसका वजीर आजम बचा हुआ है। डीमन किंग की फायर मैजिक कोई मजाक नहीं थी, तो लक प्लान करता है कि वो डिस्टेंस कम करेगा और पहले ड्रेन टच करके थोड़ा रिकवर करेगा, लेकिन वजीर आजम को आईएसआई से पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि वो ऐसा ही करेगा। तो जिस मोमेंट लक उसकी बॉडी से कांटेक्ट करता है वो मैजिक यूज करके उसका ड्रेन टच कैंसिल कर दिया था। इससे लक खुद को हील करने में फेल हो जाता है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वक्त के साथ उसे मार दिया जाएगा। वो कुछ बार और डीमन लॉर्ड से क्लैश करता है, पर ऐसे में डीमन लॉर्ड उसकी ब्लेड ही तोड़ देता है। लेकिन लक बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं मेज किस लिए हूँ, और वो डीमन किंग की तरफ सीधा हेल फ्लेम स्पेल कास्ट करता है। स्पेल डीमन किंग को स्टन करने में एक्चुअली कामयाब भी होती है, और तब लक और करीब आता है और डीमन लॉर्ड के बॉडी के बिल्कुल सामने एक और हेल फ्लेम स्पेल कास्ट करता है।
इस बार डीमन लॉर्ड फ्लेम्स के खिलाफ मैजिक से डिफेंड करता है, तो उसी मोमेंट लक साथ में ड्रेन स्पेल टच भी कास्ट करने लगता है। और अब डीमन लॉर्ड दोनों के खिलाफ एक साथ डिफेंड नहीं कर सकता, तो वो एक ऐसे ही असमंजस में फंस जाता है, जिससे लक लगातार डीमन किंग से एनर्जी खींचता रहता है और अपनी हेल फ्लेम स्पेल भी चलाए रखता है। अब लक और तैयार है, चाहे जितना भी वक्त लगे वहाँ रुकने के लिए, जब तक ये डीमन किंग निस्तनाबूद न हो जाए। लक का ये कारनामा भी अनगिनत दिनों तक चलता है, जब तक डीमन लॉर्ड का सारा माना रिजर्व्स खत्म होके वो भीगी बिल्ली न बन गया। और जब फाइनली उसे खुद में अवेयरनेस मिलती है, वो रियलाइज करता है कि हम जीत गए, मतलब मैं जीत गया। सही कहा था लॉन्डो ने, कोई तो सेलिब्रेट करने वाला होना चाहिए साथ में। खैर, वो डीमन किंग की तलवार पकड़ता है और अकेले ही अपनी जीत सेलिब्रेट करता है। अब ये भांग धतूरा खत्म होता है तो वो फाइनली घर जा सकता है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अभी वो है कहाँ, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सोचता है कि शायद रास्ते को फॉलो करूंगा तो कोई ना कोई मंजिल तो मिल ही जाएगी, लेकिन लड़ाई में तो उसका एडवेंचरस कार्ड और सारा सामान भी खो गया है। तो अब खुद को आइडेंटिफाई करवाने का भी उसके पास अब कोई तरीका नहीं है। वो चलते चलते रॉयल कैपिटल पहुंचता है और कहता है पिछली बार से तो बहुत अलग दिख रहा है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और अंदर जाने का डिसाइड करता है। लेकिन वो भूल गया था कि अभी भी डीमन लॉर्ड की तलवार लिए हुए है। तो जब उसे गार्ड्स देखते हैं, कहते हैं ओए किधर जाता है। लक रुक जाता है और पूछता है कि क्या हुआ भाई साहब। देखिए मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, बस थोड़ी सी भूख लगी है। गार्ड सोचते हैं कि सिर्फ एक इनोसेंट पर पगलू आदमी है और उसकी तलवार ढकने में हेल्प करते हैं ताकि शहर के लोग उसे हरकुलस न समझें। गार्ड छपड़ा का था, जिसे पता था कि कोई इसकी मार लेगा तो कुछ कपड़े भी दे देता है और लक उसकी काइंडनेस के लिए ग्रेटफुल होता हुआ आगे बढ़ जाता है। अब उस शहर में पहुंच के सबसे पहली चीज जो वो करना चाहता है वो है गोडॉन के घर जाना, देखने के लिए कि उसकी बेटी उसे पापा की जगह अंकल तो नहीं बुला रही। लेकिन वहाँ पहुँच के तो वो एक बड़ा सा मेंशन देखता है, गेट पर नॉक करता है और गोडॉन से मिलने को कहता है। लेकिन गोडॉन का बटलर पूछता है कि अपॉइंटमेंट है, जो जाहिर सी बात है लक के पास नहीं होता। तो बटलर बोलता है कि साहब बिजी हैं, मस्त नहा धोवा के संडे को आ। लक बोलता है कि अरे द्वारपालो, एक बार उससे कह के तो देखो, वो अपने पुराने दोस्त के लिए भागा चलाएगा। लेकिन ये सुन के तो बटलर को लगता है कि साला कोई स्कैमर लगता है जो साधु बनने का नाटक कर रहा है, तो उसे चुपचाप निकल जाने को बोलता है। और लक के पास कोई कमंडल भी नहीं था कि उसे श्राप दे सके, तो चुपचाप निकल लेता है। टाउन में चलते हुए उसे अचानक एक बड़ी सी स्टैचू दिखती है और उसे याद नहीं था कि ये पहले भी कैपिटल में था या नहीं। तो वो एक राह चलते आदमी से पूछता है कि भाई साहब ये कौन है। वो इंसान पहले तो शॉक्ड हो जाता है कि कौन है बे तू, जो इस स्टैचू के बारे में नहीं जानता। लेकिन उसे देख के एज्यूम करता है कि शायद कोई बाहर गांव का बच्चा है जिसे बताया नहीं गया। तो वो एक्सप्लेन करता है कि ये द ग्रेट सेंट लक की स्टैचू है, वो इंसान जिसकी सेक्रीफाइस ने अकेले पूरी दुनिया बचाई। लक बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि उसे आइडिया ही नहीं था कि वो इतना फेमस हो गया। और ये उसके लिए अब एक बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अगर सब ये मानते हैं कि वो 10 साल पहले टपक गया है, तो कैसे वो अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाएगा। आखिर कौन यकीन करेगा कि वो 10 साल तक लगातार लड़ता रहा है और जिंदा निकला है। पर खैर, अभी के लिए वो गिल्ड जाने का सोचता है, अपनी एडवेंचर रजिस्ट्रेशन का कुछ कर सके। लेकिन जैसे ही रिसेप्शनिस्ट से बात करने वाला होता है, गोडॉन अचानक से आंसू भरी आंखों के साथ ढूंढता हुआ आता है और लक को पकड़ के एक प्राइवेट रूम में ले जाता है बैकशॉट देने। कहता है कि उसने सुना था कि वो उसके घर पर आया था, तो खुद उसे देखने भागा आया। और जैसे ही उससे नजरें मिली, वो पहचान लिया कि ये वही आंखें हैं जो साथ में बैठ के लड़कियां तारा करती थी। कहता है कि वो वापस आ गया है, तो उसे देख के बहुत खुशी हो रही है। लक हैरान है कि तू कितना बूढ़ा लग रहा है। गोडॉन बोलता है कि अबे साले 10 साल हो गए हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा बूढ़ा तो दिखूंगा ना। वो लक के लिए खाना मंगवाता है क्योंकि वो सच में बहुत भूखा है। लक खाना खा के सही में बहुत खुश है, क्योंकि पूरे वक्त तो लड़ाई में वो डीमन से लात घुसे और एनर्जी ही खाया है, पर उससे पेट थोड़ी भरता है। लेकिन ये सुन के गोडॉन उसे रोकता है कि 10 साल से सच में कुछ नहीं खाया, फिर तो ये सॉलिड फूड से काम नहीं चलेगा। बटलर को भेजता है कि लक के लिए कुछ ऐसा लाओ जिसे डाइजेस्ट करना आसान हो। थोड़ी देर बाद उसका बटलर आता है, लेकिन लाने वाला बटलर नहीं, दरअसल एरिक है। लक इतने वक्त बाद एरिक को देख के खुश हो जाता है और एरिक भी उतना ही खुश है कि लक सरवाइव कर गया। फिर जब काम होता है, पूछता है कि बताए ये सब कैसे हुआ, क्योंकि इन 10 सालों में तो वो और भी 10 साल का कम लग रहा है। लक पहले तो समझ नहीं पाता कि वो ये क्या बोल रहा है, फिर सामने शीशे में खुद को देखता है और रियलाइज करता है कि सच में वो तो वापस टीनेजर बन गया है। सोचते हुए याद करता है कि उसने डीमन लॉर्ड से लड़ते वक्त उससे काफी लार्ज अमाउंट ऑफ लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब करी थी, तो शायद इसलिए ऐसा हो गया। दोनों एरिक और गोडॉन फ्रीज हो जाते हैं ये सुन के कि लक ने सच में डीमन किंग को डिफीट कर दिया। वो एक्सप्लेन करते हैं कि किंगडम तो अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये सोच के कि डीमन किंग वापस ना आ जाए। पर चूंकि अगर लक ने सच में डीमन किंग को मार दिया है, तो एरिक बोलता है कि किंग होने के नाते वो उसे रिवॉर्ड करेगा। लक एक मोमेंट के लिए रुक जाता है कि क्या तू राजा बन गया। एरिक कहता है कि तू भुलक्कड़ है क्या, बताया तो था कि मैं रॉयल घराने से हूँ।
और जब लौटा पिताजी ने सोचा कि मैंने उनका नाम रोशन कर दिया है डीमन लॉर्ड को भगा करके, तो वो ये टाइटल डिजर्व करता है, तो मुझे क्राउन बना दिया। तभी गोडॉन भी फ्लेक्स मारता है ये कह करके कि और मैं एडवेंचरस गिल्ड का गिल्ड मास्टर बन गया हूँ। तो लक सोचता है कि ओ तो दोनों काफी अच्छा कर ली हो लाइफ में। तभी वो दोनों बोलते हैं कि ओए पागल, तू भी उतना ही सक्सेसफुल है, बल्कि ज्यादा ही है। तुझे द ग्रेट सेज और दुनिया का सेवियर का नाम दे दिया गया है और आर्क ड्यूक का टाइटल मिला है जो एरिक ने रिकमेंड किया था। वो हैरान है कि एरिक ने दूसरे नोबल्स को कन्विंस कैसे कर लिया उसे ऐसा टाइटल दिए जाने के लिए, क्योंकि उसे तो जहाँ तक याद है कि वो कितने मजाक उड़ाते थे उसका कॉमनर होने पे। एरिक कहता है कि हाँ, पर उस वक्त सब सोचते हैं कि लक मर गया तो ये ज्यादा एक सिंबलिक जेस्चर होगा, आखिर लोग किसी की वैल्यू मरने के बाद ही तो करते हैं। लक कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या उसका वापस जिंदा आना नोबल्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। और तब एरिक और गोडॉन सोचते हैं कि हाँ, शायद ये प्रॉब्लम बन सकता है। तभी लक बोलता है कि अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो पब्लिक आई में आना भी नहीं चाहता है, तो अच्छा है कि सभी यही समझते रहे कि मैं मर गया हूँ। वैसे भी मेरा कोई दोस्त या फैमिली तो था नहीं जो मेरे बारे में चिंता करेगा। एरिक कहता है कि हम है ना, तो बता अब आगे क्या सोचा है। लक बोलता है कि एक्चुअली सोच रहा था कि एक एडवेंचर की तरफ फ्रेश स्टार्ट करूं। गोडॉन कुछ स्ट्रिंग्स पुल करता है और लक के लिए एक स्पेशल गिल्ड कार्ड बनवाता है जो उसकी एस रैंक सुप्रीम में छुपा करके सिर्फ एफ रैंक का वॉरियर क्लास दिखाएगा। और इसी के साथ लक गिल्ड में अपना पहला क्वेस्ट लेने जाता है, लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट को पता चलता है कि वो अकेले गॉब्लिन मारने का क्वेस्ट लेना चाहता है, वो उसे अलाउ करने से इनकार कर देती है। कहती है कि उसने बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नूब एडवेंचरर्स को मरते हुए देखा है। अब लक एग्जैक्टली ये तो नहीं बता सकता कि वो सच में एस रैंक का है, तो वो लोग उसके साथ दो नमूनों को चिपका देते हैं, आर्डियो और जिनी। एक मेज है और एक स्काउट, जबकि वो तो सोलो जाना चाहता था। डिसाइड करता है कि चलो उनको ट्रेन करता हूँ साथ में। सफर पर निकलने के साथ वो दोनों को जानना शुरू करता है और पता चलता है कि जिनी स्काउटिंग में काफी अच्छा है, तो ज्यादा वक्त नहीं लगता गॉब्लिन नेस्ट को ढूंढने में। वो अंदर जाते हैं और जितने गॉब्लिन्स हो सके खत्म करने लगते हैं, लेकिन जिनी के सोच से कहीं ज्यादा अचानक गुफा के गहराइयों से हॉब गॉब्लिन की चीखें सुनाई देने लगती हैं। लक को फीलिंग होती है कि वहाँ कुछ और भी स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इससे पहले कि वो मामला अपने हाथों में ले, एक फुर्तीली तलवारबाज की आवाज आती है कि इसी का तो इंतजार था मुझे, और वो हॉब गॉब्लिन पर चार्ज कर देती है। लक को उसे देख ऐसा लगता है जैसे वो भी गॉब्लिन नेस्ट को डिस्ट्रॉय करने आई है। वो बीस्ट गर्ल गॉब्लिन के पास से मूव करती है, ऊपर से जंप करके उसके कंधे पर एक कट लगाने में मैनेज करती है। फिर भी वो जानती है कि ये कट काफी डीप नहीं थी, तो कोशिश जारी रखनी होगी। दोनों आरी और जेनी उसके स्किल से सरप्राइज्ड हैं और बीस्ट गर्ल की तेज सुनने की ताकत उन्हें नोटिस कराती है, तो वो तुरंत उन्हें बोलती है कि अगर निकल सकते हो तो अभी उनके पास मौका है। लक आरी और जेनी से भागने को कहता है और बोलता है कि गॉब्लिन के सरप्राइज अटैक का ध्यान रखें। आर्यो भी जल्दी ही समझता है कि वो सिर्फ रास्ते में आएंगे इस सिचुएशन में, तो बेस्ट डिसीजन लेता है, अपनी बहन के साथ निकल जाता है। लक चुपचाप उसके अच्छे डिसीजन के लिए उसकी तारीफ करता है, फिर बीस्ट गर्ल के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसे कुछ हेल्प चाहिए। लड़की उसकी प्रेजेंस देख सरप्राइज होती है और समझ नहीं पाती कि वो क्यों नहीं भागा, और लक सिंपली बोलता है कि उसे भागने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो उसके साथ बातें करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो बोलती है कि व्हाटएवर, बस बीच में कूदने की गलती नहीं करना। बिना कुछ और बोले बीस्ट गर्ल उस गॉब्लिन लॉर्ड से लड़ती रहती है, जबकि लक शांति से उसके मूव्स और फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करता रहता है। काफी देर ऑब्जर्व करने के बाद वो उससे बोलता है कि वो अभी ये बैटल हार रही है। बीस्ट गर्ल उसके कमेंट से फिर ऑफेंड होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो कह रहा है कि वो कमजोर है। लक क्लेरिफाई करता है कि वो उसकी तलवार के बारे में बोल रहा है, और वो अपनी बात भी फिनिश नहीं कर पाया था कि बीस्ट गर्ल की तलवार टुकड़ों में टूट जाती है। अब वो निहत्थे है, तो वो एक बार फिर से पूछता है कि क्या वो श्योर है कि उसे मदद नहीं चाहिए, और वो लड़की बोलती है कि हाँ, अपने दोस्तों के पीछे जाओ और यहाँ से निकलो। वो अपनी पीठ पर रखी छोटी तलवार से लड़ना जारी रखती है, लेकिन गॉब्लिन लॉर्ड तो उसे एक ही मूव में वापस से निहत्था कर देता है और उसके पास डिफेंड करने का अब कोई चारा नहीं बचता। लक तब बीच में आने का डिसाइड करता है, बोलता है कि अब पूछना बंद, वो अब इसे देखेगा। वो गॉब्लिन फिर गुर्राता है, पहले से भी जोर से, जो बीस्ट गर्ल के कानों में काफी हर्ट करता है। 1 सेकंड से भी कम में लक गॉब्लिन को 4 पीसेस में काट देता है, बोलते हुए कि कितना हल्ला करता है बे। पावर का ये मुजाहिरा बीस्ट गर्ल को सरप्राइज कर देता है, और ये उसके बारे में उसके एटीट्यूड को भी बदल देता है, और वो पोलाइटली पूछती है कि वो है कौन। फिर रियलाइज करती है कि उसने भी तो अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो बोलती है कि उसका नाम सिया है और वो दैत्यों की बेटी है जो ईस्टर्न बीस्ट ट्राइब के चीफ है। सिया लक का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे खतरे से बचाया, और एक बार फिर से पूछती है कि वो कौन है। लक मुस्कुराता है और प्राउडली बोलता है कि वो एक एफ रैंक एडवेंचरर है जो रास्ते से जा रहा था।
वो अब तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, तो वो सिंपली अपना एडवेंचरर कार्ड दिखाता है प्रूफ करने के लिए। और वो समझ नहीं पाती कि वो एफ रैंक होने पर इतना प्राउड क्यों है, और बोलती है कि उसकी स्ट्रेंथ तो एफ रैंक के लिए एबनॉर्मल है। और लक सिर्फ इतना बोलता है कि ये एक लंबी कहानी है। फिर जब वो उसका रैंक पूछता है, सिया बोलती है कि वो बी रैंक पे है। वो एडमिट करती है कि अब उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उसने उसे भागने को बोला, और वो खुद से शर्मिंदा है। लक रीअश्योर करता है कि अरे तुमने ये सिर्फ इसलिए बोला होगा क्योंकि सोची होगी कि कोई बिगिनर है ना, और एक ब्यूटी विथ ब्रेन के लिए ये एक सही कॉल भी थी। फिर वो फाइनली अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि वो एक नया एफ रैंक एडवेंचरर है। फिर पूछता है कि इस माइंड शिफ्ट में और गहराइयों में क्या है, क्योंकि श्योर है कि गॉब्लिन लॉर्ड से भी बड़ा कुछ है यहाँ। सिया तुरंत ठंडी पड़ जाती है और डरने लगती है, कहती है कि उसे नहीं पता वो क्या बोल रहा है। लक कहता है कि उसने गॉब्लिन लॉर्ड को पहले नल्ला बोला था, इसका मतलब कि एक स्ट्रॉन्गर एनिमी है अंदर। सिया नर्वसली सवाल से बचने की कोशिश करती है, लेकिन लक तो क्लियरफाई करता है कि उसे बताना जरूरी नहीं अगर वो नहीं चाहती तो। वो फिर माइंड शिफ्ट में और अंदर चलना शुरू करता है और एक्सप्लेन करता है कि वो गॉब्लिन्स खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन अगर उससे बड़ा थ्रेट है तो पास के गांव वालों की सेफ्टी के लिए जारी रखना पड़ेगा और वो उसे डिफीट करेगा। सिया वार्न करती है कि ये कोई इजिली डिफीट होने वाला दुश्मन नहीं है, क्योंकि वो एक वैम्पायर लॉर्ड से लड़ रहे हैं। लक ये सुन के सब कुछ आसानी से समझ जाता है, क्योंकि वैम्पायर लॉर्ड्स की विटिलिटी एबनॉर्मली हाई होती है और वो बैट्स या मिस्ट में ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं। यानी ये तो सच में एक परेशानी वाला ओपोनेंट है। तो वो सिया से पूछता है कि क्या ये उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं है। सिया का प्राइड थोड़ा हर्ट होता है, लेकिन फिर भी बोलती है कि वो भाग नहीं सकती। लक आसानी से एक्सेप्ट करता है और सिंपली बोलता है कि ठीक है, हर्ट ना हो। लेकिन सिया पूछती है कि क्या वो ये नहीं जानना चाहेगा कि उसका प्राइड हर्ट क्यों हुआ। जब वो बोलता है कि नहीं, वो कुछ नहीं पूछेगा, सिया डिसाइड करती है कि वो वैसे भी बताएगी और एक्सप्लेन करती है कि उसकी ट्राइब जनरेशन से वैम्पायर्स हंट करती आई है, और कुछ वक्त पहले जब वो वैम्पायर से लड़ रहे थे और उन्हें सिर्फ एक तक ले आए थे, लेकिन उसके डैड के बुरी तरह से घायल होने के बाद वो एक को निकल जाने देते हैं, और वो एक भागा हुआ वैम्पायर लॉर्ड था, और ये उसकी ट्राइब की गलती थी कि वो निकल गया। तो चीफ की बेटी होने के नाते उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी ट्राइब की इज्जत वापस लाए। सिया कन्फेस करती है कि वो वैम्पायर लॉर्ड को कई महीनों से ढूंढती रही है और अब फाइनली पता चला है कि वो कहाँ है। लक पूछता है कि क्या कोई रूल है जो किसी की हेल्प लेने से रोकता हो, उसे बीट करने में और ट्राइब की इज्जत वापस लाने में। सिया कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और क्लियरफाई कर रही है कि इज्जत रिस्टोर होगी चाहे हेल्प ले, लेकिन फिर भी सोचती है कि उसे वापस जाना चाहिए। लेकिन लक तो पहले से डिसाइड कर चुका है, तो वो उसकी वार्निंग डिसमिस करता है और डिसाइड करता है कि उसे हेक्स ब्लेड देगा, क्योंकि वो बिना वेपन के लड़ नहीं सकती। सिया थोड़ी वरीड है उसके लिए और पूछती है वो क्या यूज करेगा फिर। तो लक प्राउडली बोलता है कि वो बहुत पावरफुल है, अपने दोनों हाथों से भी। सिया एज्यूम करती है कि वो शायद सिग्नल दे रहा है कि वो वैम्पायर लॉर्ड को खत्म करे और इसलिए अपने हाथों का मुजाहरा कर रहा है। पर उसकी हैरानी में लक सही में डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वो सच में एक बीस्ट है, अपने 250 ग्राम के हाथों से भी, और वो अकेले ही उनके रास्तों के सारे गॉब्लिन्स को कम्प्लीटली क्रश कर देता है। जब सारे गॉब्लिन्स खत्म हो जाते हैं, सिया नर्वसली एडमिट करती है कि वो तो सच में स्ट्रॉन्ग है बिना वेपन के भी। जो वो नहीं जानती वो है ये कि लक तो ओरिजिनली एक सॉर्सरर था, और वो इरिक और गोरन के साथ भी ऐसे एबनॉर्मली कई फाइट लड़ चुका है। यहाँ तक कि उसने 10 साल डीमन हॉर्ड और डीमन किंग से भी लड़ाई की है, तो उसकी मार्शल आर्ट्स भी तेजी से इम्प्रूव हुई है। अब जब आसपास कोई गॉब्लिन नहीं थे, लक बोलता है कि टाइम आ गया है कि उस थ्रोन रूम पर अटैक करें जहाँ वैम्पायर लॉर्ड उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो घुसते हैं, वैम्पायर लॉर्ड उसे पहचानता है और कहता है कि ओ देखो तो, छोटी पपी गर्ल अपनी औकात से ऊपर पहुँचने की कोशिश कर रही है। सिया उसे चुप कराती है और वार्न करती है कि वो अब घिरा हुआ है तो वो उसे खुद निपटाएगी। वैम्पायर लॉर्ड तो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसके बाप ने अपना सब कुछ लगा करके भी सिर्फ उसे एक खड़ूस तक पहुंचाई थी, और वो तो उससे भी कमजोर है, और कहता है कि बस पछतावा ही वो आखिरी फीलिंग होगी जो वो कभी महसूस करेगी। लक उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता जो वो कह रहा है, और मेंशन करता है कि वैम्पायर लॉर्ड ने शायद गॉब्लिन पैक को छोटा दिखाया होगा ताकि वो एडवेंचरर्स को यहाँ नीचे ला सके। इससे वैम्पायर लॉर्ड थोड़ा इम्प्रेस्ड है कि ये समझदार लड़का कौन है, वो उसका सर्वेंट बनने के लिए क्वालिफाई कर गया। फिर वो सिया को कहता है कि मुझे तो तेरी तारीफ करनी चाहिए कि वो एक इंसान को साथ लाई, क्योंकि चाहे उसका एक वैम्पायरिक चार्म बीस्ट पर काम ना आए, लेकिन वो इंसान को तो अपना सर्वेंट बनाने के लिए यूज कर ही सकता है। सिया पैनिक में आ जाती है और तुरंत लक को भाग जाने को कहती है, लेकिन वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि बहुत देर हो चुकी है लड़की। लक की आंखें अचानक वैम्पायरिक चार्म के अंदर डीम हो जाती हैं, और जब वैम्पायर लॉर्ड उसे अपने पास आने को कहता है, वो बिना किसी शक के उसके ऑर्डर फॉलो करता है। सिया रियलाइज करती है कि ये सब उसकी गलती है, और वैम्पायर लॉर्ड उससे पूछता है कि क्या वो उसके हाथ से मरेगी या अपने इस इंसानी दोस्त के।
जब वो उनके मुंह पे हंसने लगता है, लक अचानक से उसे कहता है मियाओ लाडले, और उसके चेहरे पर रख के घूंसा मारता है, कहते हुए कि उसके पास मेंटल डिबफ की बहुत हाई रेजिस्टेंस है। वैम्पायर लॉर्ड एक ऐसी चीज पर यकीन नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी इंसान वैम्पायर लॉर्ड के वैम्पायरिक चार्म को रेजिस्ट नहीं कर पाना चाहिए। लक सिंपली उससे कहता है कि शायद वो एक लीजर वैम्पायर है जो खुद को वैम्पायर लॉर्ड समझता है, पर वो उतना स्ट्रांग है नहीं। वो क्लियरली ऑफेंड हो जाता है तो वो तुरंत उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ झपटता है, लेकिन लक आसानी से उसे एक किक से दूर भेज देता है, उसे दीवार में क्रैश कराता है और कहता है कि वो इतना जल्दी ट्रिगर हो गया, पक्का एक लीजर ही है। वो वैम्पायर लॉर्ड और गुस्से से फूट पड़ता है और शैडोज से उस पर अटैक करता है, कहते हुए कि वो आज के दिन के लिए पछताएगा कि क्यों उसने वैम्पायर लॉर्ड का मजाक उड़ाया। लक जल्दी से अटैक डॉज करता है और फिर एक हाई लेवल मैजिक सर्कल कास्ट करता है उसे ब्लॉक करने के लिए। फिर वो सुपर स्पीड यूज करता है उस तक पहुंचने के लिए, इससे पहले कि वो रिएक्ट कर सके, और ड्रेन टच एक्टिवेट करता है उसकी लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब करने के लिए। अब कुछ ही सेकंड्स में वैम्पायर लॉर्ड अपनी सारी ताकत खो देता है, फाइट बैक करने की हालत में भी नहीं था। तो अब वो फाइनली पहली बात आखिरी में पूछता है कि वो है कौन। लक उससे कहता है कि वो एक एफ रैंक एडवेंचरर है, और वैम्पायर लॉर्ड सोचता है कि मम्मी ये फिर मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसकी बॉडी बैट्स में टर्न होने लगती है, जैसे कि वो भागने की कोशिश करता है, उसे कहते हुए कि कभी ना भूले कि उसने उसका ईगो हर्ट किया है और वो फिर कभी एक पीसफुल रात नहीं गुजार पाएगा। सिया उसके डायलॉग खत्म होने से पहले ही तेजी से तुरंत हेक्साब्लेड से वैम्पायर लॉर्ड का आधा काट देती है, कहते हुए कि वो उसे इस बार नहीं भागने देगी। वैम्पायर लॉर्ड पैनिक में आ जाता है जब वो रियलाइज करता है कि वो रिजनरेट नहीं कर सकता। साला ये विलन लोगों का यही नौटंकी है। अबे एक्शन लो ना, फालतू का डायलॉग मारने में क्यों टाइम वेस्ट करते हो। और थोड़ी देर में उसका सिर्फ सर बचता है। सिया हेक्स ब्लेड लक को वापस करती है, उसे थैंक्स करती है और एडमिट करती है कि सच में बहुत शार्प है, और जब उसने वैम्पायर लॉर्ड को काटा तो उसे अपने अंदर कुछ पावर सी फील हुई। लक सिंपली हंसते हुए कहता है कि जरूर तुम्हारा इमेजिनेशन होगा, क्योंकि वो डेफिनेटली उसे नहीं बता सकता कि ये डीमन लॉर्ड की तलवार है। सिया फिर वैम्पायर लॉर्ड के रिमेन्स में सर्च करती है और एक मेडालियन ढूंढ लेती है। हालांकि लक को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज है। वो एक्सप्लेन करती है कि ये एक कॉर्स्ड मेडालियन है जो स्पेशल वैम्पायर लॉर्ड्स के अंदर मिलता है। जब एक वैम्पायर लॉर्ड खून चूसता है या किसी को मारता है तो कर्स मेडालियन में बिल्ड अप होता है। लक मेडालियन को कंफ्यूजन से ऑब्जर्व करता है, सोचते हुए कि 10 साल पहले तो ये चीज नहीं थी, तो ये वैम्पायर्स के साथ एवोल्यूशन हो रहा है क्या। वैम्पायर लॉर्ड या जो भी कुछ अब उसका बचा है अचानक से हंसने लगता है, कहते हुए कि उसे डिफीट करना उनके लिए शांति नहीं लाएगा, क्योंकि मेडालियन की पावर जल्द ही एक पोर्टल डायमेंशनल रिफ्ट की तरफ खोलेगी, और जब पोर्टल खुलेगा अनगिनत डीमंस निकलेंगे और इस दुनिया पर तूफान लाएंगे और उनके डार्क गॉड्स दूसरे डायमेंशन से आएंगे। लक एक पल उसके वर्ड्स के बारे में सोचता है, क्योंकि डायमेंशनल रिफ्ट तो वही जगह है जहां वो 10 साल से लड़ रहा था, लेकिन वो तब भी नहीं जानते थे कि इस साइड से पोर्टल कैसे खोला जाता है। 1 दशक पहले वो डीमन किंग से अपनी साइड पर लड़ा, और जब वो डायमेंशनल रिफ्ट की तरफ उसके पीछे भागा और पोर्टल बंद होने से पहले अंदर कूद गए। तो ये यूजुअली एक एग्जिट ओनली अफेयर है, इसलिए एरिक और गोरॉन निकलने के बाद उसकी कोई मदद नहीं कर सके। वैम्पायर लॉर्ड उन्हें वार्न करता है कि बहुत सारे वैम्पायर लॉर्ड्स उस मेडालियन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो वो डार्क गॉड्स के आने तक तब तक खौफ में जिए। उसकी हैरानी में लक सिंपली हेक्स ब्लेड से मेडालियन को आधा काट देता है, जो तुरंत कर्स एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो क्लेरिफाई करता है कि चाहे एक डायमेंशनल पोर्टल खुले, कोई भी डीमन नहीं आएगा, क्योंकि वो सबको पहले ही मार चुका है। वैम्पायर लॉर्ड तब हेक्स ब्लेड को पहचानता है, रियलाइज करते हुए कि ये तो डीमन किंग की तलवार है। वो लक को उसके असली नाम से बुलाता है, कहते हुए कि क्या वो द ग्रेट सेज है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस खत्म कर सके, लक उसका सर आधा काट देता है कि कितना बोलता है। लेकिन सिया तो इतना सुन ही पाई थी, तो उसे पता है कि वैम्पायर कहना चाह रहा था कि वो द ग्रेट सेज लक है। लक सब्जेक्ट चेंज करता है और मेडालियन काटने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो क्लियरफाई कर रही थी कि अगर ये 2 टुकड़ों में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही वो माइंड शिफ्ट से बाहर निकलते हैं, लक मेंशन करता है कि आरी और जेनी शायद चिंता कर रहे होंगे ना, तो उन्हें जल्दी करनी चाहिए। सिया फिर उसे पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि वो ठीक होंगे, और लक एश्योर करता है कि वो दोनों एफ रैंक्स के लिए ग्रेट हैं, तो शायद ठीक ही होंगे। तभी सिया अचानक से चलना बंद करती है और उसे कहती है कि सच सच बताओ, उसका नाम लक है कि लॉक है। तो उसने रिवील किया कि वही द ग्रेट सेंट लक है, और सिंपली उससे कहता है कि ये एक सीक्रेट है। उसकी खुशकिस्मती से सिया सिर्फ एक डिटर्मिनेशन के साथ मुस्कुराती है और कहती है कि वो अपनी आखिरी सांस तक उसका ये राज छुपाएगी। फिर वो मेंशन करती है कि वो सच में द ग्रेट सेंट लक के स्टैचू जैसा भी लगता है, लेकिन लक तो तुरंत मना करता है कि ना मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। जब वो एडवेंचरस गिल्ड में वापस आते हैं,
आरोन गॉब्लिन जेम्स की इतनी बड़ी मात्रा देख के बिल्कुल हैरान है। वो लक को कहती है कि ये देख के अच्छा लगा कि वो सही सलामत है, लेकिन वो जानना चाहती है कि इतने ज्यादा कैसे मिले। जेनी और आरियो एक्सप्लेन करते हैं कि पैक एक्सपेक्टेड से भी बड़ा था और सिया बी रैंक एडवेंचरर वहाँ उन्हें खत्म करने में मदद करने के लिए भी आई। आरोन उनसे माफी मांगती है, कहते हुए कि माफ करना, गिल्ड को ये जॉब ज्यादा सीरियसली लेनी चाहिए थी। बाद में उस रात सिया लक को कहती है कि लगता है गिल्ड मैडम वैम्पायर लॉर्ड इंसिडेंट के बारे में कुछ करने वाली हैं। तभी वो अचानक आरियो और जेनी को द ग्रेट सेंट लक के स्टैचू के सामने घुटने टेके देखते हैं, कहते हुए कि उन्हें भी थैंक्स करना चाहिए। आखिर उनकी प्रोटेक्शन ये वजह थी कि उन्होंने ये जॉब सेफली कंप्लीट किया और वही था जिसने उन्हें ये शांति का वक्त दिया। लक तो अपनी इतनी तारीफ से थोड़ा एम्बेरेस्ड है, हालांकि उन्हें तो बिल्कुल नहीं पता कि वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। उनके जाने के बाद सिया लक को फिर से सब कुछ के लिए थैंक्स करती है, क्योंकि अब वो अपने ट्राइब की इज्जत वापस दिला सकती है। लक सिंपली उसे इतना थैंक्स करने को बंद करने बोलता है और पूछता है कि क्या वो उसके ट्राइब से सीखे वैम्पायर के इन्फॉर्मेशन शेयर करने में बुरा तो नहीं मानेगी। सिया बिना किसी प्रॉब्लम के एग्री करती है और लक उसे कहता है कि ये दरअसल इसीलिए है क्योंकि वो उस पीस को जो उन्होंने 10 साल डिफेंड किया है खत्म नहीं होने देना चाहता। बिना सोचे लक एक पोज देता है जो स्टैचू से बिल्कुल मिलती जुलती है, तो सिया मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाती, कहते हुए कि देखो अभी वो बिल्कुल द ग्रेट सेंट लक की स्टैचू जैसा लगता है। फिर वो उसे डायरेक्टली गिल्ड मास्टर से बात करने को कहती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो गोरॉन को वैम्पायर लॉर्ड्स के लिए वॉच आउट रहने की अर्ज करे। सिया क्लैरिफाई कर रही है कि उसने इसे गिल्ड को रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन ये पॉसिबल है कि जब तक वो स्टोरी वेरीफाई करके गिल्ड मास्टर को रिलाई करेंगे तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। लक आसानी से उसकी रीजनिंग समझ लेता है और सिया फिर मेडालियन का एक आधा हिस्सा उसे देने का डिसाइड करती है, कहते हुए कि जब वो गोरॉन को एक्सप्लेन करे तो प्रूफ होना बेस्ट होगा। जब वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है, सिया गुड बाय कहती है और चली जाती है, सीधा अपने विलेज जाने और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का प्लान करते हुए। लक फिर गोरॉन से मिलने जाने का डिसाइड करता है, जो क्लियरली अपसेट है और तुरंत उसे कहता है कि वो थोड़ा बाहर जाने को बोल के 3 दिन बाद वापस आ रहा है। लक कहता है कि अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए मेरी माँ, आ गया ना। वो अलग रखते हुए उसे मेडालियन का आधा हिस्सा दिखाता है और वैम्पायर लॉर्ड ने जो कुछ भी कहा वो सब कहानी एक्सप्लेन करता है। फिर एडमिट करता है कि उसने इमेजिन नहीं किया था कि डीमंस और डीमन किंग भी डार्क गॉड्स के लिए सिर्फ एक वैनगार्ड थे। गोरॉन उससे कहता है कि वो चाहेगा कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी इस मेडालियन की जांच करे, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं चल रहा कि ये किस चीज से बना है। सोने जैसा लगता है लेकिन है नहीं, और ये ऑरिकल या मिथरिल भी नहीं है। लक खुद एक सॉर्सरर होने के नाते भी नहीं बता सकता, तो वो सोचता है कि शायद एक अल्केमिस्ट इसे फिगर आउट कर सके। जाने से पहले गोरॉन उसे थैंक्स करता है उन रूकी एडवेंचरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्लियरिफाई कर रहा है कि वो ये एक गिल्ड मास्टर की तरह कह रहा है। लक उसे कुछ ज्यादा ना सोचने कहता है और सिंपली चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो लड़की जो पहले से उसे ऑब्जर्व कर रही थी बिल्कुल वही है। जैसे ही गोरॉन कुछ कहने वाला होता है, वो लड़की सिंपली हूँ करती है और चली जाती है। गोरॉन लक को इन्फॉर्म करता है कि वो उसकी बेटी है चेलिस, जो लगभग 15 साल की होने वाली है। लक जल्दी एज्यूम करता है कि ये कहीं वही तो नहीं जिसके बारे में उसने कहा था कि शायद मुझे अंकल बुलाने लगेगी, पर उसे समझ नहीं आया कि उसने ये हूँ क्यों किया। गोरॉन एक्सप्लेन करता है कि वो उसे अवॉइड कर रही है क्योंकि वो एडवेंचरर बनने की उसकी ख्वाहिश के खिलाफ जो है। पेरेंटल बायस को अलग रखते हुए सच ये है कि उसकी बी रैंक एबिलिटी है, लेकिन वो अभी भी एक बच्ची है, तो उसमें वो बात नहीं जो एक एडवेंचरर को चाहिए। लक उसे याद कराता है कि भाई पर ये सब तो हम भी एक्सपीरियंस से ही हासिल किए थे ना। तो गोरॉन ये भी क्लेरिफाई करता है कि और वो इस बात पर अपनी बीवी की भी तो इनपुट लेना चाहेगा, लेकिन वो अभी तक पड़ोसी देश की ट्रिप पर है। लक सिंपली एज्यूम करता है कि ये बाप होना भी इतना आसान नहीं है, और गोरॉन तब कन्फेस करता है कि उसे उससे एक एहसान चाहिए। वो एक्सप्लेन करता है कि जब चेलिस 15 की हो जाएगी, उसे एडवेंचर की तरफ रजिस्टर करने के लिए पेरेंटल कंसेंट की जरूरत नहीं होगी, तो शायद वो डायरेक्टली वहाँ जा सकती है, जिद्दी है ना, और फिर एडवेंचरिंग शुरू कर सकती है। तो जब वो वक्त आए तो वो चाहता है कि वो उस पर नजर रखे। कोई अब दूसरा काम ना होने पर लक अभी से ही उस पर नजर रखना शुरू कर देता है, और अगले दिन जब चेलिस की तलवारबाजी ट्रेनिंग के दौरान उसे ऑब्जर्व कर रहा था, रियलाइज करता है कि उसने डेफिनेटली अपने बाप की टैलेंट इनहेरिट की है। चेलिस तुरंत उसे घूरती है जैसे ही उसे नोटिस करती है, और लक अभी भी नहीं समझता कि वो उसे इतने गुस्से में क्यों देखती है। लंच के टाइम जब लक मस्त ठूस रहा था, वो एकदम से सामने आके कहती है, क्या वो उसके डैड का नाजायज औलाद है, जिससे बेचारे की शरबत ही बाहर आ जाती है। लक जल्दी से कहता है कि अबे पागल वागल है क्या, लेकिन चेलिस तो पूरी तरह से कन्विंस्ड है। हाँ, लड़कियां तो सब कुछ जोड़ घटाव गुना भाग खुद ही कर लेती हैं। सुनो क्या एक्सप्लेनेशन देती है। पहली बात कि बाप ने माँ के जाने का इंतजार किया, तब उसे अंदर बुलाया।
दूसरी बात कि जब से वो आया है तब से पापा ताता थैया कर रहे हैं और वो 3 दिन तक इतना वरिड भी थे। ये सब मिला के चीजें साफ हैं। लक अब ज्यादा तो ब्लेम नहीं कर पाता क्योंकि गुरॉन सच्ची में उसकी माँ जैसी ही फिक्र करता है। चैलिस अब सीरियसली मानती है कि वो गुरॉन का नाजायज बेटा है। उसे अब लगता है कि उसकी फैमिली तो बर्बाद होने वाली है। बटलर की इंटेंस नजर लक पर पड़ रही थी। चुप रह के डिमांड कर रहा था कि कुछ करो। लक कहता है कि गुरॉन बस एक दोस्त के नाते चिंता कर रहा था जो 10 साल तक उससे दूर लड़ता रहा है। लेकिन चैलिस यकीन नहीं करती कि दोस्त और इतना जवान सिला जीत लेता है क्या। लक कहता है कि वो गुरॉन का एडवेंचरर दोस्त है, उम्र ज्यादा है पर उतना दिखता नहीं है। वो हैरान होती है लेकिन फिर कहती है कि मान लो कि मेरे बड़े भाई हो। लक अब फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि क्या बड़ा भाई नहीं। चैलिस अज्यूम करती है कि तो छोटा भाई और मुस्कुराते हुए कहती है कि तो अब से मुझे प्यारी दीदी कह के बुलाना। अब तो लक का पेशेंस खत्म हो रहा था। सोचता है कि कितनी इमेजिनरी लड़की है। तुरंत एडवेंचरर कार्ड दिखाता है कि नाम में उसके बाप का कहीं सरनेम है क्या, नहीं ना। चैलिस फिर भी नहीं मानती। सोचती है कि बाप लोग कभी एक्नॉलेज करेगा क्या कि कोई नालायक को उसने जन्म दिया है। बात तो सही है। अब वो अपने बाप को भी क्रूअल कहने लगती है और लक को एश्योर करती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो अब बात करेगी अपने बाप से। लक रोकने की कोशिश करता है पर वो इंसिस्ट करती है कि माँ भी नाराज होगी और पिताजी को डंटे डंटे मारेगी। ये डिटर्मिनेशन तो अब लक को डरा देती है और अब उसे सच्ची में लगता है कि गुरॉन की फैमिली तो टूट जाएगी ऐसे। उससे एक पल अच्छे से सुनने के लिए कहता है कि मेरी प्यारी दीदी ऐसा नहीं है और बटलर के जाने के बाद पूछता है कि क्या वो एक सीक्रेट रख सकती है। वो हाँ कहती है तो लक अपने एडवेंचर कार्ड की मास्किंग हटाता है और असली नाम दिखाता है, लक लॉक फ्रेंजन। चेलिस हैरान है पर फौरन समझती है कि ये तो ग्रेट सेज सुप्रीम सॉर्सरर आर्क ड्यूक लक लॉक फ्रेजनन है। लक एक्सप्लेन करता है कि हाँ कुछ दिन पहले ही वो डायमेंशनल रिफ्ट से वापस आया है। चेलिस शॉक्ड है लेकिन ज्यादा सरप्राइज्ड है ये सुन करके कि ग्रेट सज लक की वो बड़ी बहन है। लक रियलाइज करता है कि ये अभी भी कुछ नहीं समझी, अभी भी अपने बाप का नाजायज बेटा ही मान रही है। कहती है कि तभी मैं समझूं कि ग्रेट सेंट लक की मूर्ति मेरे बाप जैसी क्यों लगती थी, क्योंकि बाप बेटे है ना। लक कहता है कि अब बस बहुत हो गया, वो मूर्ति गुरॉन या किसी से भी बिल्कुल नहीं मिलती। लक कहता है कि मैं आखिरी बार कह रहा हूँ वो उसका छोटा भाई नहीं है। चेलिस कहती है तो फिर बड़ा भाई होगे। लक अब गुस्से से कहता है कि भाड़ में जाओ, मेरे में अब ताकत नहीं बची। थोड़ी देर बाद चेलिस आखिरकार समझती है और माफी मांगती है। लक तो अब टूट के रह गया था पर खुश है कि उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट है। फिर उससे कहता है कि वो बहुत जल्दी ही चीजों पे कन्विंस्ड हो जाती है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और अब उसे समझ आता है कि क्यों गुरॉन उसके एडवेंचर बनने के खिलाफ है, लेकिन साथ में सोचता है कि इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग विल्ड भी है, बुरी बात नहीं इसमें। इसीलिए डिसाइड करता है कि कोई सिंपल गिल्ड जॉब पर साथ ले जाएगा। गुरॉन के डर से पहले ही वो तो रजिस्टर भी कर चुकी थी, अगर साथ ना लाता तो अकेले किसी जॉब पर चले ही जाती। वो जॉब एंजॉय कर रही होती है। साफ लगता है कि बाहरी दुनिया को वो खुद एक्सप्लोर करना चाहती थी। एक वाटरफॉल पे ब्रेक के बाद दोनों उस गांव में पहुंचते हैं जहां लोगों से कुछ सवाल करना था। चेलिस कुछ विलेजर से पूछती है, फिर लक को आकर के बताती है कि उन्हें मिथिकल बीस्ट दिखे हैं, सर्बेरस, हाइड्रा, किमेरा, साइकॉल्प्स और एक जायंट ड्रैगन भी, लेकिन कोई ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं है ड्रैगन होने के बावजूद भी। लक थोड़ा सरप्राइज्ड है क्योंकि अगर सच है तो ये ई रैंक का जॉब तो बिल्कुल नहीं है। चेलिस एग्री करती है और कहती है फिर रॉयल कैपिटल के इतने पास ये सब क्या मतलब रखता है। लक एक्सप्लेन करता है कि गिल्ड ने शायद डिसाइड किया होगा कि ये बीस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और जरा खुले दिमाग से सोचो, अगर सब मिथिकल बीस्ट जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं लेकिन दिखे हैं और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा हुआ, इसका मतलब चेलिस कंक्लूड करती है कि यानी ये इल्यूजन्स हैं। लक कंफर्म करता है कि हाँ वो भी यही सोचता है। तो दोनों फिर आई विटनेस रिपोर्ट्स वाली जगह पर जाते हैं। जाते ही वहाँ एक जायंट ड्रैगन निकल कर आता है और उसकी जोड़ की दहाड़ जमीन हिला देती है। चेलिस का रंग उड़ जाता है और वो नर्वसली पूछती है कि क्या ये सच्ची में इल्यूजन है, क्योंकि माहौल तो गर्म है। लक कंफर्म करता है कि एक सच्चे ड्रैगन जैसी मास या लिविंग क्रिएचर की वार्मथ नहीं फील हो रही, लेकिन इल्यूजन जो है काफी एक्यूरेट है। चेलिस डर के कांपती है, फिर भी जब लक सिग्नल देता है कि इल्यूजन है तो वो सीधा ड्रैगन की तरफ चार्ज कर देती है। उसकी पूंछ पर से सर तक दौड़ती है और गर्दन काटने की कोशिश करती है, पर ड्रैगन अपने क्लॉ से रोक के दूर फेंक देता है। इसके बाद भी वो हार नहीं मानना चाहती और बार बार ट्राई करती रहती है। लक उसकी स्किल एनालाइज करता है और गुरॉन के बातों को नजरअंदाज करें तो चेलिस एक बी रैंक की वॉरियर लगती है उसे। साथ ही नोटिस करता है कि ये ड्रैगन तो एक शॉकिंग एक्यूरेट इल्यूजन है।
कोई फैंटम दिखाना नहीं, ये तो माना का एक बड़ा सा भंडार है। इसलिए चैलिस की तलवार लगते आवाज कर रही है और स्ट्राइक्स भी सॉलिड फील होती हैं। वो ड्रैगन इतना रियल लगता है कि जब वो आग फूंकता है, चैलिस जमीन पर लौटने लगती है और चिल्लाती है कि मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। लक ये देख के अब बीच में आता है। फ्लोट स्पेल और सुपर स्पीड स्पेल से 1 सेकंड में वो ड्रैगन के सामने होता है और हाथ रख के एक लर्निंग स्किल यूज करता है। वो इस इल्यूजन मैजिक को सीख लेता है, फिर ड्रेन टच से पूरे ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर लेता है जब तक कुछ नहीं बचता। चैलिस अभी भी ड्रामा किए जा रही थी कि कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ, मैं कुंवारी नहीं मरना चाहती। लक कहता है कि अब वो रुक सकती है। वो अचानक से रुक जाती है कि क्या कोई आग नहीं लगी? तो वो उसे याद दिलाता है कि बोला था ना कि इल्यूजन है, इल्यूजन से सीधा लड़ोगे तो हारोगे। चैलिस शिकायत करती है तो पहले क्यों नहीं बताया? पूछती है कि अगर नहीं लड़ सकती तो ऐसे में क्या करे? लक कहता है कि कोई कास्टर ढूंढो और उन्हें हराओ, और नहीं ढूंढ सकती तो भागो। चैलिस को ये अनोइंग लगता है कि भागना मेरे नेचर के खिलाफ है। लक कहता है कि मरने से तो बेहतर ही है ना पागल लड़की। फिर वो इल्यूजन वाले को कहता है कि अब बाहर आ भी जाओ, छुप करके किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। जब कोई नहीं आता तो वो एक्सप्लेन करता है कि गिल्ड का काम है इन्वेस्टिगेट करना। कुछ सेकंड्स में ही जंगल में से एक आवाज आती है कि यहाँ वो इसलिए है क्योंकि यहाँ कुछ है जो उसे प्रोटेक्ट करना है। चैलिस हैरान है कि एक बच्चे की आवाज लगती है। लक पूछता है कि क्या वो चीज जो प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ ही रहनी चाहिए? लड़का कहता है क्योंकि उसे हिलाना खुद का हिलाने जितना आसान नहीं है ना। लक वार्न करता है कि ऐसे में हमें फिर गिल्ड को फेलियर रिपोर्ट करनी पड़ेगी, और वैसे उसे तो पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर चैलिस कहती है कि मुझे फर्क पड़ेगा। फौरन लक से कहती है कि उसकी पहली क्वेस्ट फेलियर नहीं चाहिए उसे। लक कहता है कि ए सिंगल स्मॉल फेलियर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। चैलिस कहती है भाषणबाज, पापा को क्या बोलूंगी मैं। लक मेन टॉपिक पर वापस आता है और उस इल्यूजनिस्ट को समझाता है कि अगर वो फेल हुए तो दूसरे एडवेंचरर्स आएंगे जो फोर्सफुली उससे राज उगलवा ही सकते हैं या अटैक भी कर सकते हैं। इससे आखिर किसी की जीत नहीं होगी। ये सुन के इल्यूजनिस्ट एग्री करता है और हिम्मत जोड़ के सामने आता है। लेकिन जैसे ही चैलिस उसके सिंहों को देखती है तो पीछे हटके चिल्लाती है कि ये तो एक फिंड है। वो बेचारा शर्मिंदगी से अपने सिंहों को छुपा लेता है, पर लक को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा उसके इल्यूजन की तारीफ करता है कि कमाल का था और उसकी प्रेजेंस भी परफेक्टली मास्क की गई थी। तो वो तो बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। लड़का शर्मा करके शुक्रिया कहता है और लक भी एक फ्रेंडली स्माइल के साथ अपना परिचय देता है कि वो एक रैंडम एफ रैंक एडवेंचरर है। फिर अपने पीछे के पटर पटर करने वाले जंतु का भी परिचय देता है जो अभी चुप है। लड़का हुडी हटा करके मुखड़ा दिखाता है, कहता है कि उसका नाम लुसीरा है। चैलिस थोड़ी सस्पिशियस है और लक से पूछती है कि क्या फिंड्स बुरे होते हैं, जिस पर लक कहता है कि ये महज एक गलत फहमी है। ये पावरफुल मेजेस हो सकते हैं, एक फाइटर्स हो सकते हैं, पर वॉर लाइक नहीं। तो चैलिस अब थोड़ी रिलैक्स होती है और लक लुसीरा से पूछता है कि तो वो क्या प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ। लुसीरा बताने की जगह सीधा दिखाने का डिसाइड करता है। वो जंगल से गुजर रहे होते हैं तो लक पूछता है कि वो उस पर ट्रस्ट करने का क्यों सोचा। लुसीरा कहता है कि वो इल्यूजन उस पर काम नहीं किया, मतलब वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर है। बावजूद इसके उसने फोर्सफुली इन्वेस्टिगेट नहीं किया, यानी ट्रस्ट करने लायक है। कुछ देर बाद वो एक पुरानी खंडर जगह में आते हैं और लुसीरा उन्हें अंदर ले जाता है। वहाँ वो एक छुपा हुआ चीज दिखाता है जिसे वो एक्सॉल्टेड गलबेड़का कहता है। चैलिस देख के सीधा कहती है कि ये तो बस एक मुर्गी है। लुसीरा की फीलिंग्स काफी हर्ट होती है। पूछता है कि वो एक्सॉल्टेड गलबेड़का द सेराफुल को मुर्गी कैसे बोल सकती है। चैलिस समझ नहीं पाती कि इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, मुर्गी ही तो लगती है, दाना भी खा रही है। ये उसे और गुस्सा दिलाता है। लक फिर बीच में आता है, वरना मार ही करवा देगी ये, और धीरे से पूछता है कि ये एक्सॉल्टेड गलबेड़का है क्या एग्जैक्टली। लुसीरा शांत होकर के एक्सप्लेन करता है कि गलबेड़का एक सेराफिल है, डिवाइन पावर्स वाली मुर्गी। चैलिस कहती है, हाँ देखा, मैंने कहा था ना कि मुर्गी है। लुसीरा फिर भड़कने लगता है तो लक चैलिस का मुंह बंद करता है और लुसीरा से उसके डिवाइन पावर्स के बारे में और बताने को कहता है। लुसीरा खुश होकर के एक्सप्लेन करता है कि उनकी ट्राइब जो सेराफिल को पूछती है गलबेड़का का पूर्वज मानती है, क्योंकि उसकी बांग ने ही दुनिया को जगाया था। वो बांग ने रात और दिन के बीच लाइन खींची और डायमेंशंस के बीच बाउंड्री साफ की, इसलिए डायमेंशनल रिफ्ट के रास्ते भी बंद कर सकती है। लक समझता है कि इसका मतलब ये है कि ये डायमेंशनल रिफ्ट का दरवाजा भी बंद कर सकती है। वैम्पायर स्लॉट की बात याद आती है उसे कि जब पोर्टल्स खुलेंगे तो डीमंस आएंगे और दूसरी डायमेंशंस के डार्क गॉड्स भी। लक तुरंत समझता है कि फिर ये एक्सॉल्टेड गलबेड़का वैम्पायर्स का निशाना बन सकता है। लुसीरा एक्सप्लेन करता है कि उसकी ट्राइब एक दूर पहाड़ी रेंज में रहती थी, लेकिन एक दिन वैम्पायर्स ने हमला किया जिसमें वो सिर्फ अकेला बचा और चिफ्टिन ने गलबेड़का उसके हवाले की और यहाँ भेजे कि ये पुराना मंदिर है जिसमें वैम्पायर्स रिपेलिंग बैरियर है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी उस पे कई बार अटैक्स हुए हैं।
लक कहता है कि उनके साथ रॉयल कैपिटल चलो, तुम्हें चीफ ने झूठ बोला था, यहाँ कोई बैरियर नहीं है। लुसीरा हैरान होता है तो लक डीमन किंग की वो तलवार निकाल करके कहता है कि गलबर्गा को प्रोटेक्ट करना अब से उसकी जिम्मेदारी है। डीमन किंग को हरा करके उसे ये तलवार मिली है। लुसीरा रियलाइज करता है कि ये तो सेंट लक है, द ग्रेट सेज। और चेलिस कहती है कि हाँ झिंगा लाला, ये मेरा दोस्त है। लक कंफर्म करता है कि हाँ वो वही है और एक घुटने पर बैठ के कसम खाता है कि अपनी जान से बढ़ के गलबर्गा की हिफाजत करेगा और पूरी दुनिया की तरफ से लुसीरा और उसकी ट्राइब का शुक्रिया करता है कि अब तक ये जिम्मेदारी उठाए रखे वो। लुसीरा रोते हुए कहता है कि उसने सब कुछ ट्राइब के लिए किया, लेकिन जान के खुशी है कि जो सरफुल सबने बचाया वो अब दुनिया बचाएगा। और द ग्रेट सेंट लक ने खुद शुक्रिया कहा है, तो इससे ज्यादा अब उसे कुछ नहीं सुनना। चेलिस अभी भी कुछ नहीं समझी मंदिर से निकल के लक को कहती है कि वो तो उनके घर में किराए पे रहता है, तो पापा उसे एक पेट रखने देंगे क्या। लुसीरा फिर गुस्से में आता है कि गलबर्गा कोई पेट नहीं है। तभी लक अचानक कुछ सेंस करके लुसीरा को एक तरफ धकेलता है। कहीं से तो एक वैम्पायर आ गया था, फिर 2 और आते हैं। चेलिस तुरंत एक्शन में आती है कि 3 वैम्पायर्स। एक पूछता है कि कौन है वो लोग, तो लक कहता है कि वो किसी ऐसे को अपना नाम नहीं बताना चाहता जो कुछ सेकंड्स के ही मेहमान हो। वो भड़क के इनहेंसमेंट यूज करते हैं और लक समझ जाता है कि लुसीरा को ही निशाना बनाएंगे ताकि सरफेल ले सके, इसलिए वो एक को भी नहीं भागने देना चाहता। वो ऊपर एक स्पेल करता है जिससे काफी मैजिक एरोज बरसती हैं, फिर हेल फायर से तीनों वैम्पायर्स को राख कर देता है। लेकिन एक वैम्पायर पेड़ों के पीछे छुपा था जो भागने की कोशिश करता है। लक पीछा करने वाला था कि गलबर्गा पहले ही एक्शन लेता है, उसकी जोर की बांग से वो वैम्पायर भी सीधा राख हो जाता है। चेलिस कंफ्यूज होती है ये देख करके, तो लुसीरा एक्सप्लेन करता है कि ये सरफल की पावर है। जब वैम्पायर ट्रांसफॉर्म किया तो एक बाउंड्री इन्फोर्स हुई और इस पावर के सामने कोई भी बीच ट्रांसफॉर्मेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए राख हुआ। तो चेलिस पूछती है कि अगर इतनी पावरफुल पावर है तो वैम्पायर से भागना ही क्यों है। लुसीरा बताता है कि ये पावर सिर्फ ट्रांसफॉर्म करते वक्त काम करती है। तो चेलिस समझती है कि ओ यानी वैम्पायर्स का सबसे बड़ा दर्द है भागना, तो अब तो ये मुर्गी अमेजिंग लगती है उसे। लुसीरा फिर करेक्ट करता है कि एक्सॉल्टेड गलबर्गा कैपिटल वापस आने पर सिया पहले से उसका वेट कर रही है। लक को बताती है कि उसके गांव में सब ठीक रहा। चेलिस उसे देख के थोड़ी डिफेंसिव हो जाती है, कहती है लक की शागिर्द हूँ मैं। सिया परवाह नहीं करती और उसकी तारीफ करती है कि वो इस लायक है। फिर लक को धीरे से कहती है कि अर्जेंट बात है। अकेले होने पर वो उससे बताती है कि वैम्पायर्स कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं। एक वैम्पायर हाई लॉर्ड उन्हें लीड कर रहा है और ये सुन के लक समझता है कि ये तो सोच से भी कहीं बड़ा है। ये वैम्पायर लॉर्ड्स को कंट्रोल करने वाला किंग ऑफ किंग्स है, वैम्पायर हाई लॉर्ड। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना, बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।